तो एपिसोड 4 की शुरुआत में जिन्वू उस डंजन से बाहर आता है और वो अपनी स्टेटस विंडो को देखते हुए कहता है कि एलेक्सर ऑफ लाइफ को बनाने के लिए 3 में से 2 चीजें उसने ढूंढ ली हैं और अब एक ही बाकी है, जो कि है डीमन किंग का प्यूरिफाइड ब्लड, जिसे पाने की मुझे तैयारी करनी पड़ेगी। डीमन कासल में जाने की वजह से मैं काफी ज्यादा पावरफुल तो हुआ हूँ, लेकिन ऑफिशियली मैं अभी भी एक ई रैंक का हंटर ही हूँ। मैं अपने आप को और भी स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता हूँ, लेकिन एक ई रैंक का होने की वजह से मैं हायर लेवल रेड पे हिस्सा ले ही नहीं सकता। तो मुझे लगता है कि अब मुझे छुपना छोड़ देना चाहिए। वैसे भी आज नहीं तो कल लोगों को यह बात पता चल ही जाएगी और वो फैसला कर लेता है कि वो अपने आप को रीअसेस करवाएगा। फिर हम एक बिल्डिंग को देखते हैं जहाँ पर नए हंटर्स की असेसमेंट चल रही होती है और वहाँ मिस्टर अहान का असिस्टेंट आसपास नए हंटर्स को देख रहा होता है ताकि वो उन्हें अपनी गिल्ड में रिक्रूट कर सके। तभी वो कुछ देखकर हैरान हो जाता है। फिर हम मिस्टर बी को देखते हैं जिसे किसी का कॉल आता है, जो और किसी का नहीं बल्कि मिस्टर अहान के असिस्टेंट का ही होता है, जो कि उनसे कहता है कि वो यहाँ पर है। जो सुनकर मिस्टर बी हैरानगी से पूछते हैं, क्या कहा तुमने? वो आदमी कहता है, सर मैं बिल्कुल भी गलत नहीं कह रहा हूँ। जिन्वू अपनी रैंक को रीअसेस करवाने के लिए यहाँ पर आया हुआ है। जो सुनकर मिस्टर पीक उससे कहते हैं, तुम रुको मैं अभी वहाँ पर आता हूँ। फिर हम जिन्वू को देखते हैं जिसके पास 2 आदमी बैठे हुए होते हैं और उनमें से एक काफी ज्यादा नर्वस भी होता है, मगर दूसरा उसे परेशान ना होने का कहता है। वो उससे कहता है कि एवोल्यूशन काफी ज्यादा सिंपल होती है, मगर वो घबराया हुआ आदमी कहता है कि मुझे हंटर बनकर पैसे कमाने हैं ताकि मेरी बीवी और बच्चे जो मुझे छोड़ गए थे वो वापस मेरे पास आ जाए। मगर वो दूसरा आदमी उससे कहता है, जरा अपने आस पास देखो, अगर तुम्हें एक डी रैंक भी मिल जाती है तब भी कोई ना कोई गिल्ड तुम्हें अपने अंदर शामिल कर ही लेगा। सब कुछ ठीक रहेगा तब तक जब तक कि तुम्हें एक ई रैंक ना मिल जाए। उसकी बात सुनकर जिन्वू भी कहता है, हाँ ई रैंक, उससे वाकई में काफी प्रॉब्लम होती है। अब इसके बाद जिन्वू की बारी आ जाती है और वो एक बड़े से ब्लैक क्रिस्टल के सामने खड़ा होता है। फिर वो लड़की जिन्वू को उस बड़ी सी क्रिस्टल बॉल के ऊपर हाथ रखने का कहती है। जिन्वू ऐसा ही करता है, मगर उस मशीन में एरर आ जाता है जिसे वो लड़की समझ नहीं पाती और वो जिन्वू से दोबारा से उस क्रिस्टल बॉल के ऊपर हाथ रखने का कहती है। जिन्वू दोबारा से ऐसा ही करता है और दोबारा से उस मशीन में एरर आ जाता है। अब उस लड़की को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उस जगह का डायरेक्टर वहाँ पर आ जाता है और वो उस लड़की से पूछता है कि आखिर क्या बात है। वो लड़की उससे कहती है, लगता है कि ये मशीन खराब है जो कि रिजल्ट शो नहीं कर रही है। वो डायरेक्टर भी जब इस चीज को चेक करता है तो दोबारा से एरर आ जाता है। वो लड़की कहती है, देखा मैंने कहा था ना। मगर वो डायरेक्टर तो ये देखकर काफी हैरान होता है। वो लड़की भी उससे इस बारे में पूछती है। वो डायरेक्टर घबराते हुए कहता है कि ये मशीन खराब नहीं है, बल्कि उस आदमी की पावर इतनी ज्यादा है कि ये मशीन उसे डिटेक्ट ही नहीं कर पा रही, जिसका सिर्फ एक ही मतलब है कि ये हमारी कंट्री का 10वां एस रैंक का हंटर है। फिर हम जी जोंगिन और जिनचोल को एक साथ बात करते हुए देखते हैं, जहां जोंगिन जिनचोल से पूछता है कि उस परो वाली एंट के ऊपर रिसर्च कैसी चल रही है। जिनचोल बताता है कि इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को दूसरे स्पीशीमेन के साथ कंपेयर कर रहे हैं ताकि वो उस एंट की करंट पावर के बारे में अंदाजा लगा सके, जिसमें थोड़ा टाइम लगेगा। जो सुनकर जोंगिन कहता है, ओ तो ऐसी बात है। वैसे हाल फिलहाल में बहुत कुछ हो चुका है, जैसा कि वो रेड गेट वाला एक्सीडेंट। मैंने सुना है कि एक ऐसा आदमी जो कि व्हाइट टाइगर गिल्ड का मेंबर भी नहीं था, वो उसमें गया और उसने वहाँ के बॉस मोस्टर को भी हरा दिया। क्या तुम जानते हो कि वो कौन था? जिनचोल कहते हैं, हाँ मैं वहाँ पर तो था, लेकिन मैं आखिर तक वहाँ पर नहीं रुका था, तो मुझे ज्यादा डिटेल के बारे में नहीं पता। तभी उनका ध्यान जाता है कि लोग किसी वजह से भगदड़ मचा रहे हैं, जिसे देखकर जिनचोल कहता है कि जरूर किसी अवेकनर के पावर को असेस्ट करने की वजह से ऐसा हुआ होगा, और वो वहाँ जाकर देखने लगता है कि आखिर वहाँ पर क्या हुआ है। तभी जोंगिन कहता है, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, और वो दोनों ही वहाँ पर जाने लगते हैं। दूसरी तरफ उस बिल्डिंग में मौजूद लोग ये जानकर काफी हैरान होते हैं कि जिन्वू इस कंट्री का 10वां एस रैंक का हंटर बनने जा रहा है, जबकि वो डायरेक्टर जिन्वू से कहता है कि उसको उसका एस रैंक का लाइसेंस 3 दिन बाद ही मिलेगा। जिन्वू कहता है, कोई बात नहीं। जबकि मिस्टर अहान का असिस्टेंट उसे दूर खड़ा होकर देखते हुए सोचता है कि मिस्टर अहान उसके बारे में बिल्कुल सही सोच रहे थे, शायद मुझे उससे जाकर बात करनी चाहिए। तभी जोंगिन और जिनचोल भी वहाँ आ जाते हैं, जिसे वहाँ देखकर वहाँ मौजूद लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। वो कहते हैं, अरे देखो ये तो हंटर गिल्ड के रिप्रेजेंटेटिव जोई जोंगिन है। जिन्वू भी उसे देखकर कहता है कि ये तो फायर टाइम मेज है, जिसे अल्टीमेट हंटर के तौर पर भी जाना जाता है। दूसरी तरफ मेरा निकनेम क्या है?
सबसे वीकेस्ट हंटर। दूसरी तरफ जोंगिन भी जिन्वो को देखकर कहता है, ओह तो तुम्हारी वजह से यहाँ पर डिस्टरबेंस हो रहा है। और वो जिन्वो की पावर को साफ साफ महसूस कर पा रहा था और वो जिन्वो से हाय हेलो करने लगता है, मगर जिन्वो उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता और वो कहता है, अरे यार माफ करना लेकिन मैं जरा जल्दी में हूँ, और वो चुपचाप वहाँ से निकलने लगता है। जो देखकर जोंगिन के साथ साथ वहाँ मौजूद सारे लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। वो कहते हैं, क्या उसने जोंगिन का ऑफर ठुकरा दिया? जबकि जोंगिन जिनचोल से पूछता है, अरे क्या मैंने उसे अपने बारे में ठीक से नहीं बताया था? जिनचोल कहता है, हाँ बताया था। फिर जोंगिन सोचता है, शायद मैंने उससे काफी रूड वे में बात कर ली होगी, और देखो तो वो यहाँ से चला गया लेकिन उसने अपने पीछे कोई भी ट्रैक नहीं छोड़ा। तभी मिस्टर बिग भी भागे भागे वहाँ पर आते हैं और उन्हें वहाँ पर ऐसे आते देखकर जोंगिन भी काफी हैरान होता है। अब मिस्टर बिग तो अपने गिल्ड के मेंबर से जिन्वो के बारे में पूछ रहे होते हैं और वो उसे बताता है कि आपके आने से थोड़ी देर पहले ही वो यहाँ से चला गया। जबकि जोंगिन सोच रहा होता है, व्हाइट टाइगर गिल्ड यहाँ से काफी दूर है, लेकिन फिर भी वो यहाँ भागा भागा आया सिर्फ इसलिए क्योंकि वो संग जिन्वो से मिलना चाहता था। और तो मैं समझ गया, तो जिन्वो ही वो आदमी है जिसने रेड गेट वाले इंसिडेंट को संभाला था। तभी मिस्टर बिग भी जोंगिन को वहाँ देखकर हैरान हो जाते हैं, मगर जोंगिन उससे कुछ भी नहीं कहता और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। और उसके वहाँ से जाने के बाद मिस्टर बिग सोचते हैं, अरे यार सारे लोगों में सिर्फ जोंगिन को ही इस बारे में पता चलना था। फिर जिन्वो हॉस्पिटल में अपनी मॉम के पास आया हुआ होता है और वो अपनी मॉम को देखकर कहता है कि देख कर लगता है कि आप कभी भी जाग जाएंगी। फिर वो वहाँ से जाते हुए कहता है कि आप बस थोड़ा सा और वेट करें, मगर उस रूम के बाहर जिनचोल उसका वेट कर रहा होता है और वो जिन्वो से कहता है कि तुमसे मिलने के बाद मुझे पता चला कि मैं भी गलत हो सकता हूँ। हमारी सर्विलेंस टीम का काम है हंटर्स पे निगरानी रखना और जो भी कानून तोड़े उसे सजा देना, और मुझे लगता था कि मैं लोगों को देखकर उनके बारे में बता सकता हूँ। जिन्वो वहाँ से जाते हुए कहता है, तो क्या मैंने भी कोई कानून तोड़ा है? जिनचोल कहता है कि हम तुम्हें किसी क्रिमिनल के तौर पर नहीं देख रहे हैं, हमारी सर्विलेंस टीम का काम सिर्फ हंटर को कंट्रोल करना है, लेकिन जब बात आती है एस रैंक की तो हम भी पावरलेस हो जाते हैं। वैसे तुमसे कोई मिलना चाहता है। जिन्वो भी जब देखता है तो वो और कोई नहीं बल्कि हंटर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट गोगुन ही होते हैं। फिर वो एक जगह एक साथ बैठकर बात करने लगते हैं, जहाँ चेयरमैन सबसे पहले जिन्वो को एक एस रैंक का होने पर कांग्रेचुलेट करते हैं। फिर वो उससे बताते हैं कि तुमने जो ये रीअसेसमेंट करवाई है ना, ये बिल्कुल पॉइंटलेस है। एक बार जब तुम्हें तुम्हारा रिजल्ट मिल जाता है तुम उसी वक्त ही एक एस रैंक के हंटर बन जाते हो। जिस पर जिन्वो पूछता है, तो फिर ये सब किस वजह से हो रहा है? चेयरमैन कहते हैं, क्या तुम रीअसेसमेंट के अरेंजमेंट के बारे में बात कर रहे हो? हम ऐसा इसलिए करते हैं ताकि हम तुम्हारे जैसे टैलेंटेड लोगों से बात कर सके। अब कहने को तो हंटर एसोसिएशन काफी बड़ी है, लेकिन अफसोस के साथ हमारे पास ज्यादा अच्छे हंटर्स मौजूद नहीं हैं। ज्यादातर हंटर अच्छे स्टेटस और अच्छी इनकम के लिए बड़ी गिल्ड्स को ज्वाइन कर लेते हैं। रही बात जिनचोल की, तो वो हमारी एसोसिएशन के टॉप के एक्सपर्ट हैं, लेकिन ये भी सिर्फ एक ए रैंक के हंटर ही हैं। तो अब मैं तुमसे घुमा फिरा कर बात नहीं करूंगा। और वो सीधा सीधा उसे कह देते हैं कि तुम हमें ज्वाइन कर लो। जिन्वो भी ये सुनकर हैरान। फिर चेयरमैन उससे कहते हैं कि मैं तुम्हें एसोसिएशन की सबसे अच्छी पोजीशन ऑफर कर सकता हूँ। जिन्वो पूछता है कि आप आखिर मेरे लिए ऐसा क्यों कर रहे हैं? चेयरमैन बताते हैं कि अब ये गवर्नमेंट नहीं है जो कि इस कंट्री को कंट्रोल करती है, बल्कि ये हंटर्स और उनके पीछे मौजूद 5 बड़ी गिल्ड्स हैं जो कि सिटीजन्स को मैजिक बीस्ट से बचाती है। और इन 5 बड़ी गिल्ड के दरमियान मुश्किल से ही एक बैलेंस बना हुआ है, और अगर तुम इनमें से किसी एक को भी ज्वाइन करते हो तो ये बैलेंस पूरी तरीके से बिखर जाएगा। अब ऐसे में हंटर एसोसिएशन आती है जो कि छठी पावर है जो कि इन सबको कंट्रोल करती है। जिन्वो कहता है, तो इस वजह से आप चाहते हैं कि मैं आपको ज्वाइन कर लूं? चेयरमैन कहते हैं, हाँ। तो अब तुम इस बारे में क्या सोचते हो? अब जिन्वो सोचने लगता है कि ये ऑफर तो काफी अच्छा है, हंटर एसोसिएशन में एक कमाल की पोजीशन। और रही बात गवर्नमेंट और मीडिया की, तो जरूर चेयरमैन ही उनको कंट्रोल करते होंगे, और मैं उन्हें देखकर ही बता सकता हूँ कि वो काफी स्ट्रॉन्ग है। यह हमारी कंट्री के पहले एस रैंक के हंटर थे और 80 साल के होने के बावजूद भी वो मेरे जितने ही स्ट्रॉन्ग हैं। तो अगर मैं उनको ज्वाइन कर लेता हूँ तो मेरी जिंदगी पूरी तरीके से बदल जाएगी। फिर चेयरमैन उससे पूछते हैं, तो बताओ तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है? मगर जिन्वो कुछ सोचता है और वो उस चीज के लिए मना कर देता है, जो सुनकर चेयरमैन भी सोचते हैं, तो तुमने भी पैसों को ही चुना। मगर जिन्वो कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे सिर्फ बैटल ही करनी चाहिए, मेरी जगह सिर्फ डंजन के अंदर ही है। जो सुनकर चेयरमैन भी हैरान होते हुए सोचते हैं, तो क्या उसने ये चीज चूज की है? और मैं उसकी आंखों में देखकर बता सकता हूँ कि वो पूरी तरीके से सीरियस है इस चीज के लिए। और ये सुनकर उन्हें काफी अलग से फील आने लगती है। वो कहते हैं कि काफी टाइम के बाद मुझे ऐसा फील हो रहा है, और अगर मैं 20 साल छोटा होता, बल्कि नहीं, अगर मैं 10 साल और छोटा होता तो मैं जरूर उसके साथ मिलकर फाइट करता। इस वजह से चेयरमैन उसकी बात मान लेते हैं। अब जिन्वो भी वहाँ से जाते हुए कहता है, तो फिर ठीक है, मेरी छोटी बहन
मेरे घर पे अकेले इंतजार कर रही होगी। और उसे देखते हुए चेयरमैन जिनचोल से कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है कि मैं कितना ज्यादा डिसअपॉइंट हुआ होऊंगा जब मुझे पता चला कि एक एस रैंक का हीलर भी मुझे क्योर नहीं कर सकता। फिर वो उसे कहते हैं कि आज ही मेरी सारी अपॉइंटमेंट्स को कैंसिल कर दो। अब जिन्नू वहाँ से जाते हुए सोचता है कि एसोसिएशन मेनली टी और ई रैंक को ही कंट्रोल करती है, लेकिन मुझे तो ज्यादा जल्दी लेवल अप करना है ताकि मैं अपनी मदर को क्योर कर सकूं। तो मेरे पास इन सब चीजों के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। फिर हम हुआंग डोंग सूक को देखते हैं जो कि अस्पताल में काफी बुरी हालत में पड़ा हुआ होता है। फिर वो अपनी आंखें खोलता है और साइड में देखते हुए कहता है कि आखिर तुम्हें मेरे जैसे लूजर से क्या चाहिए डिप्यूटी डायरेक्टर। अब डायरेक्टर उससे पूछते हैं, क्या वो आदमी जो कि अपने आप को संग युआन कह रहा था, क्या वो वाकई ही में एक मैजिक बीस्ट था? डोंग सूक कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि वो एक इंसान की पावर थी? तो वो एक मैजिक बीस्ट ही है। जो सुनकर डायरेक्टर कहते हैं, ठीक है मैं तुम्हारी बात समझ गया, अब अच्छे से अपने आप को रिकवर करो और जब तुम ठीक हो जाओ तो एडमिनिस्ट्रेशन पे जरूर आ जाना। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगते हैं। तभी डोंसू उनसे पूछता है कि आखिर उस आदमी के बारे में क्या? डायरेक्टर बताते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन उसे ट्रैक कर रही है, लेकिन ये कह पाना मुश्किल है कि अगर हम उसे ढूंढ भी लें तो हम उसे पकड़ पाएंगे भी या नहीं, क्योंकि उसने तुम्हारे जितने स्ट्रॉन्ग आदमी को भी हरा दिया था। अब उनके वहाँ से जाने के बाद डोंसू गुस्सा होते हुए उसी टाइम को याद करता है जब जिन्नू के डैड ने डोंसू को पीठ पाटने के बाद उसकी छाती पर पैर रखकर कहा था कि अगर तुमने मेरी फैमिली के ऊपर आंख भी उठाई तो अगर तुम मर भी गए तो मैं तुम्हारा नर्थ तक पीछा करूंगा। और प्रेजेंट टाइम में डोंसू इसी बात को याद करते हुए काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है कि मरने के बाद भी मेरा पीछा करेगा, तो बस सब्र कर, मुझे बस इक्विपमेंट्स मिलने दे, आर्टिफैक्ट्स मिलने दे, फिर मैं देख तेरा क्या हाल करता हूँ। फिर हमें जिन्नू बताता है कि आर्टिफैक्ट्स क्या होते हैं। वो कहता है कि ये मैन मेड रेलिक्स होते हैं जो कि इतने हाई लेवल इक्विपमेंट्स होते हैं कि एक स्किल क्राफ्ट मैन भी उन्हें क्रिएट नहीं कर सकता, और आज के टाइम पर हम उन्हें ऑनलाइन ऑक्शन में खरीद सकते हैं। और जिन्नू इस टाइम ऑनलाइन उन्हीं चीजों को ही देख रहा होता है और वो परेशान होते हुए कहता है कि आखिर ये इतने ज्यादा एक्सपेंसिव क्यों हैं? लेकिन अगर मुझे डीमन काउंसिल को कंक्वायर करना है तो मुझे हाई इक्विपमेंट तो चाहिए ही होंगे, लेकिन इस स्टोर में ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि मैं खरीद सकूं। फिर वो अपने एक आइटम सफेयर ऑफ एवरिक को देखते हुए कहता है कि मुझे शायद इसे बेच देना चाहिए, क्योंकि मार्केट में जो इक्विपमेंट्स मिल रहे हैं उससे 20 से 30% पावर ही इंक्रीज होती है, लेकिन सफेयर ऑफ एफ्रिक से तुम्हारी 100% पावर डबल हो जाती है। तो मुझे इसके बदले में काफी अच्छी प्राइस मिल जाएगी, लेकिन मसला तो ये है कि मैं एक ई रैंक का हंटर हूँ, इसलिए मैं उसे आसानी से बेच नहीं पाऊंगा। हाँ, अगर मेरे पास एक ए रैंक की गेट में जाने का रिकॉर्ड हुआ तो मैं उनको ये कह सकता हूँ कि मुझे वो वहाँ पर मिला था, लेकिन एक ई रैंक का होने की वजह से मेरे पास ऐसा कोई रिकॉर्ड है ही नहीं कि मैं एक ए रैंक में गया था। तभी वो उसे इंटरनेट पर दिखाई देता है कि हंटर गिल्ड्स वाले माइनिंग टीम के लिए किसी भी किस्म के हंटर्स को रिक्रूट कर रहे हैं। फिर हम चेयरमैन गोकुन ही को देखते हैं जो कि जिन्वो के 4 साल पुराने रिकॉर्ड्स को देख रहे होते हैं, जिसमें वो एक नंबर का चोमू लग रहा होता है। और चेयरमैन भी कहते हैं कि कहीं वो कोई फाल्स रैंकर तो नहीं है, मगर जिनचोल बताता है कि रिकॉर्ड के मुताबिक उसे काफी ज्यादा चोटें लगी हैं। फिर जिनचोल बताता है कि वो अपनी मदर के मेडिकल एक्सपेंस के लिए फंड भी जमा कर रहा है और अपनी बहन की स्कूल फीस भी दे रहा है, यानी कि वो अकेला है जो कि अपनी फैमिली को संभाल रहा है। चेयरमैन कहते हैं आजकल के यंग लोग ऐसा करते नजर नहीं आते। फिर चिंचोल कहता है वैसे अभी ही मुझे पता चला कि हंटर संग जिन्वो ने हंटर गिल्ड की एक रेड मिशन में हिस्सा लिया है। जो सुनकर चेयरमैन सोचते हैं कि उसने मुझे कहा तो था, लेकिन फिर भी वो पैसों के पीछे ही गया। तभी चिंचोल बताता है कि उसने उस रेड मिशन की माइनिंग टीम को ज्वाइन किया है। जो सुनकर चेयरमैन हैरानगी से पूछते हैं क्या कहा माइनिंग टीम? सच में ये लड़का काफी अजीब है। फिर हम जिन्वो को देखते हैं जो कि माइनिंग टीम के तौर पर उसी जगह आया हुआ होता है और उनके सामने खड़ा आदमी उनसे पूछता है तो तुम एक ई रैंक के हंटर हो? जिन्वो कहता है हाँ। फिर वो आदमी कहता है अच्छा, तो वैसे तुम एक कॉम्बैट टाइप के हो, तो यानी कि तुम फिजिकली स्ट्रॉन्ग तो होगे ही, तो रिलैक्स रहना और अच्छे से काम करना। फिर जिन्वो सोचता है कि हाई लेवल डंजन जैसे लार्ज स्केल रेड मिशन को कंक्वायर करने के लिए टीम वर्क की काफी जरूरत पड़ती है, जिनमें सबसे पहले आती है असोल्ट टीम जो कि मैजिक बीस्ट को हंट करते हैं। फिर आती है माइनिंग टीम जो कि माना क्रिस्टल जैसे मिनरल्स को कलेक्ट करते हैं, और आखिर में आती है रिकवरी टीम जो कि मैजिक बीस्ट की कॉर्प्स को इकट्ठा करते हैं, जहाँ पर काफी सारे लोग काम करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर प्रॉफिट भी काफी ज्यादा होता है। फिर हम उसी डंजन गेट के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पे काफी सारे हंटर्स के सामने काफी बड़े बड़े मैजिकल बीस्ट होते हैं, और उन हंटर्स की टीम को चुई जोंग इन ही लीड कर रहा होता है, जो कि बाकी सबको कहता है पीछे हट जाओ, मैं नहीं चाहता कि तुम में से किसी को आग लग जाए। ये कहने के बाद वो एक बहुत बड़ा फायर मैजिकल अटैक करता है उन मॉन्स्टर की तरफ। जो मैजिक अटैक उन सारे मॉन्स्टर्स को तो मारता ही है, लेकिन उस मैजिक अटैक की शॉक वेव भी वापस आने लगती है। मगर जोंगिन अपने टैंकर्स को कहता है कि अपने सामने एक शील्ड बना लें, जिसकी वजह से वो फायर मैजिकल अटैक उनके ऊपर कोई भी असर नहीं करता। फिर जोंगिन कहता है कि मैंने इतनी
इतनी ज्यादा पावर का यूज नहीं किया है जिसकी वजह से मॉन्स्टर्स की बॉडी पूरी तरीके से जल जाए। यानी कि मैंने थोड़ी मर्सी तो दिखाई है और हमने सारे एनिमीज से लिपट लिया है, तो हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। फिर वो टोंट मारते हुए कहता है कि वो लेडीज जिनकी स्मेल काफी सेंसिटिव है वो जरा जलने की बदबू से सावधान रहे। वो ऐसा चाहे के बारे में कह रहा होता है। फिर वो सब लोग उस गेट में से बाहर निकलने लगते हैं। जिन्हों भी उनको बाहर आते हुए देखता है और वो जोंगिन को देखते हुए सोचता है कि जब मैंने पहली दफा उससे ठीक से बात नहीं की थी तो मैंने उसका स्ट्रॉन्ग ऑरा महसूस नहीं किया था, मगर वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो है ही कि एक ए रैंक की गेट से उसने सारे लोगों को बिल्कुल सही सलामत बाहर निकाल दिया है और वो अपना मुंह छुपा लेता है ताकि वो उसे पहचान ना पाए। तभी चाहे हिन भी वहाँ से बाहर आती है। जिन्हों भी उससे देखकर कहता है तो ये है हंटर गिल्ड की वाइस मास्टर और हमारी कंट्री की 9th एस रैंक की हंटर जिसका नाम है डांसर चाहे हिन। अब डांसर से ये मत समझ लेना कि वो वाकई ही में कोई नाचने वाली है, बल्कि ये उसके स्वॉर्ड फाइट का स्टाइल है। और जिन्हों भी उसे देखकर कहता है कि उसका ओरा काफी ज्यादा टेरिफाइंग है। इस वर्ल्ड में कुछ ही ऐसे लोग हैं जिनके पास ऐसा ओरा है। तभी चाहे हिन को भी कुछ महसूस होता है और वो जिन्हों की तरफ देखने लगती है, मगर उसे जिन्हों वहाँ पर दिखाई नहीं देता और वो सोचती है अरे ये क्या, मुझे तो अभी लगा कि चेयरमैन यहाँ पर खड़े हैं। तभी उसे वहाँ स्मेल से प्रॉब्लम होने लगती है और वो वहाँ से चली जाती है। अब जिन्हों भी उसके बारे में सोचता है कि वो वाकई में काफी शार्प है कि उसने मेरे बारे में पता लगा ही लिया था। जिन्हों माइनिंग टीम के साथ उस गेट के अंदर जाने लगता है जो कि अंदर जाकर माना क्रिस्टल को जमा करने लगते हैं, मगर जिन्हों को एक तरफ काफी ज्यादा माना फ्लक्चुएशन महसूस होता है। वो सोचता है कि जरूर ये बॉस पोस्टर का ही होगा, ये तो डीमन कासल के वोल्कन और मीटर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है, मैं वाकई ही में उसे देखना चाहता हूँ। तभी कुछ लोग जिन्हों के बारे में ही बात करने लगते हैं कि एक ई रैंक के हंटर ने माइनिंग टीम को ज्वाइन किया है। जिन्हों सोचता है कि तुम कहीं भी चले जाओ, मगर एक ई रैंक को एक जैसा ही ट्रीट किया जाता है। तभी कोई आदमी उससे टकरा जाता है और वो उसे काफी रूड वे में बात करने लगता है, मगर जिन्हों बस उसे एक नजर देखता है और उसकी फटके हाथ में आ जाती है और वो कहता है अरे अरे कोई बात नहीं, तुम जाओ अपना काम करो। और उसके वहाँ से जाने के बाद वो आदमी सोचता है कि वो वाकई ही में कोई एक ई रैंक का ही है ना। फिर हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि काफी हैरान हो रहे होते हैं क्योंकि वो जिन्हों को काफी तेजी से काम करते हुए देख रहे होते हैं और वो कहते हैं कि वो तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्या वो वाकई ही में एक ई रैंक का ही है। फिर उनका लंच ब्रेक हो जाता है और एक आदमी जिन्हों से पूछता है कि तुम्हें भी थोड़ा रेस्ट कर लेना चाहिए, मगर जिन्हों कहता है कि मैं पहले इस एरिया को क्लियर करूंगा। वो आदमी कहता है ठीक है, लेकिन ज्यादा डीप में मत जाना। ये कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है और उनके जाने के बाद जिन्हों इस मौके को गनीमत जानते हुए भागकर बॉस मॉन्स्टर के रूम की तरफ जाने लगता है और वो एक गेट के पास आ भी जाता है जहाँ पर उसे काफी स्ट्रॉन्ग ओरा महसूस होता है। वो कहता है कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मुझे इस बॉस मॉन्स्टर को नहीं हराना चाहिए। अगर मैं ऐसा करूंगा तो ये गेट क्लोज हो जाएगी और हंटर गेट को काफी ज्यादा लॉस होगा। मगर वो अपना डैगर निकालता है और मुस्कुराते हुए सोचता है कि ये इतनी बड़ी भी प्रॉब्लम नहीं है। तभी चाहे हिन उसके पीछे आ जाती है और वो उससे पूछती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और उसके ऐसा कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करिएगा और अगर आपने मजीद इस तरह की वीडियोस देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और मेरी अगली वीडियो आने तक के लिए इत्ते की मस्त।